नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है जालिम बेटे बहू। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी है। सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। जैसे जैसे उस बुजुर्ग महिला की दास्तां आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे ही वैसे सुनने वालों की आंखों में आंसुओं की रफ्तार भी बढ़ रही थी। बुजुर्ग महिला का नाम ममता था। वह पिछले 3 दिनों से यूं ही अकेले रेलवे प्लेटफार्म पर बैठी थी। लॉकडाउन लग जाने के कारण कोई ट्रेन चल ही नहीं रही थी और कब तक नहीं चलेगी कोई नहीं जानता था। फिर भी वह बुजुर्ग महिला प्लेटफार्म पर बैठकर दिन भर ट्रेन के आने की राह देखती रहती। उस दिन एकाएक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। उसके साथ ही ट्रेनें भी बंद हो गई थी और बसें भी नहीं चल रही थी। सभी लोग घरों में रहे यह सोचकर ऐसा किया गया था। ममता भी घर में ही रहना चाहती थी अपने बेटे के पास, पर उसे रहने कहाँ दिया गया। उसे घर से निकाल दिया। वह एक थैला हाथ में लेकर पैदल चलकर ही रेलवे स्टेशन आ गई थी। उसे नहीं मालूम था कि ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। वैसे उसे यह बात मालूम भी होती तो क्या वह कहाँ जाती। उसे तो यही आसरा लेना था। इतने बड़े शहर में उसका कोई था ही नहीं, केवल बेटा था जिसने उसे घर से निकाल दिया था। यदि ट्रेन चल रही होती तो वह दिल्ली चली जाती। उसका एक बेटा वहाँ भी रहता है, बल्कि ऐसा कहें कि उसका अपना घर वहीं है। उसके घर में बेटा रहता है। ममता के सामने अपना घर उभर आया। ममता ने अपने वैवाहिक जीवन के इतने साल उसी में तो काटे थे। घर छोटा था पर रहने के लिए पर्याप्त था। जब वह ब्याह कर आई थी तब उसकी सास भी उसके साथ ही रहती थी। वह उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखती थी। उसके पति का ऑटो गैरेज था जो बहुत चलता था। पति दिन भर दुकान पर रहते और वह घर का काम संभालती। देखते ही देखते उसके 2 बेटे हो गए। उसने दोनों का नाम बहुत चाव से रखा, श्रवण और एक का राम। उसने रामायण पढ़ी थी। वह जानती थी कि श्रवण ने तो अपने कंधों पर बिठाकर अपने माँ बाप को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराई थी और राम ने तो माँ बाप की बहुत सेवा की ही थी। वह अपने बेटों को काला टीका लगाकर रखती ताकि किसी की नज़र उन्हें न लगे। उसने तो पहले से ही सोच कर रखा था कि वो अपनी संतानों को बहुत पढ़ाएगी लिखाएगी ताकि वे अपने पिता की तरह ऑटो गैरेज में काम न कर नौकरी करें। वैसे तो ऑटो गैरेज का काम बुरा नहीं था, पर मेहनत भी बहुत थी और खतरनाक भी था। उसे दिन भर अपने पति की चिंता बनी रहती थी। वैसे तो पति ने बता दिया था कि उनके गैरेज में 5-6 कर्मचारी लगे हुए हैं। वह तो केवल दूर से बैठकर उन्हें बताता रहता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। पर शाम को जब उसके पति लौट कर आते तो उनके पहने कपड़ों में लगा कालापन देखकर वह समझ जाती कि भले ही गैरेज में कर्मचारी हो, पर उनके पति भी केवल बैठे नहीं रहते। पति हंस देते, अरे पगली, मालिक हूँ तो क्या, अपने कर्मचारियों के साथ लगकर काम न करो तो काम अच्छा नहीं हो पाता। और वैसे भी उनके यहाँ आने वाला हर ग्राहक उनके हाथों की जादूगरी देखने आता है। वो तब तक संतुष्ट होता ही नहीं है जब तक कि वो अपने हाथ न लगाएं। वह चुप हो जाती। दिन भर के थके आए हैं और मैं बहस करने लगूं सोचकर वह अपने पति को खाना परोसने लगती। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल भेजने की जवाबदारी उसी के पास थी। उनके पति ने साफ कह दिया था, ममता अब तुम जानो और तुम्हारे बेटे जाने, कहाँ पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास समय भी नहीं है। वह कुछ नहीं बोली। वह खुद ही अपने बेटों की उंगली पकड़कर अच्छे बड़े स्कूल में पहुंच गई थी। आपके पति क्या करते हैं? ऑटो गैरेज चलाते हैं, उसने सीधे सीधे ही उत्तर दे दिया था। ममता दिल्ली में ज़रूर इतने सालों से रह रही थी, पर उसने ज़्यादा कुछ घूमा फिरा नहीं था। वह बाहर नहीं निकली तो वह बाहर के तौर तरीकों से परिचित भी नहीं हो पाई। ऐसा भी नहीं था कि उसके पति उसे बाहर न जाने देते हों। सासू माँ तक उससे बोलती, बेटा ज़रा बाहर भी घूम लिया करो ताकि सारी दुनिया के हालचाल पता रहे, लोगों को व्यवहार का ज्ञान रहे।
अरे नहीं माँ जी, इनके पास तो समय है नहीं और मैं अकेले कहीं जाना नहीं चाहती। उसकी सासू माँ ने उसके पति को भी डांट कर बोला था, कभी बहू को भी घुमा लिया करो, वह घर में घुसी रहती है, कमाना धमाना तो जीवन भर चलता रहेगा। उसके पति केवल हाँ में सिर हिला देते। देखो ममता, मेरे पास समय नहीं है, तुम खुद घूम आया करो। यहाँ वह बाहर नहीं निकली तो उसे बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं था। वह जिस प्राइवेट स्कूल में अपने बेटों का दाखिला कराने आई थी, उसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। उसे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो तो केवल इसलिए यहाँ आ गई थी कि वह स्कूल उनके घर के पास था। उसने सोचा कि स्कूल पास में ही है तो वह खुद ही रोज़ बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लेने आ जाया करेगी। उसने बता दिया कि उसके पति का गैरेज है। सुनते ही स्कूल की प्रिंसिपल ने नाक सिकोड़ ली। अरे हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आप किसी दूसरे स्कूल में चली जाओ। ममता को उनके ऐसे उत्तर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह सुनकर दुखी हो गई। श्रवण और राम का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया गया था। अब ममता की दिनचर्या बदल गई थी। उसे सुबह से बच्चों को भी तैयार कर स्कूल भेजना होता था और उसके पति भी सुबह जल्दी गैराज जाते थे तो उनके खाने का इंतजाम भी करना होता था। वह सुबह 5 बजे उठ जाती, वह खुद नहाती, फिर बच्चों को तैयार करती, उनका डिब्बा बनाती और फिर उन्हें स्कूल छोड़ने जाती। जल्दी जल्दी लगभग भागते हुए वह आती, तब तक उसके पति नहाकर तैयार हो चुके होते तो उनका डिब्बा तैयार करती। हालांकि वह लेट हो ही जाती पर उसके पति कुछ नहीं कहते। जब पति चले जाते तब वह थोड़ा विश्राम करती। उसकी सास उसकी मदद करती। वे बूढ़ी होने के बाद भी झाड़ू बुहारी कर देती। वैसे तो वह उन्हें मना करती थी, माँ जी आप रहने दो, मैं कर लूँगी, पर वे नहीं मानती। अब तू अकेले क्या क्या करेगी, मैं बैठे बैठे बुहार लूँगी, तू थोड़ा आराम कर ले, पहले आप कुछ खा लो, कहते हुए वह उनके सामने प्लेट रख देती। चल तू भी तो आजा, हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, फिर खाना बना लेना। वे जबरन ममता को अपने पास बिठा लेती। ममता अपनी सासू माँ के स्नेह से गदगद हो जाती। थोड़ा बहुत विश्राम कर लेने के बाद वह खाना बनाने की तैयारी में लग जाती। दोपहर तक वह फुर्सत हो पाती, तब तक बच्चों के स्कूल से आने का समय हो जाता। वह बच्चों को लेने स्कूल की ओर चल देती। स्कूल दूर था, उसे वहां तक पहुंचने में आधा घंटा लग जाता था। ट्रैफिक भी बहुत रहता था, इसलिए वह कुछ पहले ही घर से निकल पड़ती। उसके पति ने तो कई बार बोला कि बच्चों के लिए बस या ऑटो लगवा लो, पर उसे अपनी उंगली पकड़कर लाने में जो आनंद आता था उससे वह वंचित नहीं होना चाहती थी। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो गए उसने अपना यह क्रम जारी रखा। बच्चे कब बड़े हो गए कोई भी माँ बाप जान ही नहीं पाते। वैसे तो हर एक माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं है, केवल उनकी लंबाई ही बढ़ती है। वे उन्हें हमेशा नादान ही समझते रहते हैं। ममता की आंखों के सामने बच्चे बड़े हो रहे थे, पर ममता को पता ही नहीं चल रहा था। बच्चे पढ़ने लिखने में उतने होशियार नहीं निकले जितना ममता ने सोचा था, पर वे कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ते जा रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे थे तो ममता की उम्र भी बढ़ रही थी। उसकी सासू माँ का निधन हो चुका था, वह घर में अब अकेली थी। यह अकेलापन उसे ज़्यादा परेशान करने लगा था। उसे अब बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाना पड़ रहा था, इसलिए भी वह बच्चों के स्कूल जाने के बाद और पति के गैरेज चले जाने के बाद अकेली पड़ जाती। घर में कोई काम नहीं रहता। सच तो यह है उसे अपने सासू की अनुपस्थिति भी परेशान करती और घर का सूनापन भी। बच्चे बड़े हुए तो खर्चे भी बढ़ने लगे। उसके पति तो बहुत मेहनत करते थे, पर अब घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था। वह अपने पति से भी कुछ नहीं कह पा रही थी। वह जानती थी कि बच्चों की पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी खर्च भी बढ़ते जाएंगे। यह बात भी उसे खून की तरह काट रही थी। उम्र तो उसके पति की भी बढ़ रही थी। उम्र बढ़ने के कारण वे कुछ कुछ बीमार जैसे भी रहने लगे थे। एक सिलाई मशीन दिलवा दो मुझे। क्यों, अब बुढ़ापे में क्या करोगी सिलाई मशीन का? दिन भर घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, सोच रही थी कि कुछ सिलाई का काम करने लगूँ। तुम तो अभी से 60 आ गई हो, अभी तो तुम 60 साल की भी नहीं हुई हो, कहते हुए उसके पति हंस दिए थे। मैं कोई मजाक करने बैठी हूँ क्या? उसे गुस्सा आ गया। अरे तो चिढ़ क्यों रही हो?
अच्छा 60 साल कह दिया इसलिए? उसके पति उसे अभी भी छेड़ ही रहे थे, पर वह तो नाराज हो गई थी। 60 साल की हो गई हूँ तो क्या, तुम नहीं हुए क्या? और कोई 60 साल का नहीं होता क्या? बेकार में मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। अरे मैं समझ रहा हूँ, इसलिए ही ऐसा बोल रहा हूँ। इस उम्र में कौन काम करता है? सभी चाहते हैं कि वे रिटायर हो जाएं और आराम करें, पर तुम सिलाई मशीन लेना चाहती हो। अभी कहाँ से आराम करने लगूं? राम और श्रवण तो अभी पढ़ ही रहे हैं। जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और उनकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक न तो मैं आराम कर सकती हूँ और न आप। एक ही सांस में इतना लंबा वाक्य पूरा कर लिया था ममता ने। हाँ तो वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, मैं तो कमा ही रहा हूँ। आप तो कमा ही रहे हैं, पर अभी उन्हें और भी पढ़ना है, बहुत सारे पैसे लगेंगे। कर लेंगे इंतजाम, तुम इतना परेशान न हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंतित तो वे हो भी गए थे। वे जानते थे कि अब उनकी गैरेज पहले जैसी नहीं चल रही है। नई नई गैरेज खुल चुकी है। वैसे भी वे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, पर वे अपनी पत्नी को और चिंता में नहीं डाल सकते थे। देखो ममता, भगवान ने जब पेट दिया है तो खुराक भी देगा। तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा तो सारे काम हो जाएंगे। ममता ने सिलाई मशीन ले ही ली थी। उसने जो पैसे अपने पास बचा कर रखे थे उनसे खरीद ली। उसके पति ने नाराजगी के साथ उसे देखा, पर फिर सब कुछ सामान्य होता चला गया। ममता ने मोहल्ले के लोगों से सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया। वह बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद काम करती और बच्चों के स्कूल से लौटने के पहले काम खत्म कर देती। उसका हाथ सिलाई मशीन पर बहुत अच्छा जमा हुआ था। जो भी महिला उसके पास काम कराती वह तारीफ किए बिना नहीं रहती। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। काम बढ़ा तो उसकी आमदनी भी बढ़ी। वह सिलाई से आई अपनी कमाई को अलग रखती जाती। उसे मालूम था कि राम और श्रवण जब कॉलेज पढ़ने लगेंगे तब उन्हें एक मुश्त रकम की ज़रूरत पड़ेगी। उसने अपने काम को तेज कर लिया था। वैसे तो वाकई उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि वह बहुत मेहनत न कर सके, पर जिम्मेदारियों ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसने जीवन भर मेहनत ही तो की थी। इसी मेहनत के कारण उसका शरीर थका थका सा रहता था। ममता ने सिलाई के काम को गति दी तो उसके पति ने भी अपनी मेहनत को और बढ़ा लिया था। वे अब रात को देर से आने लगे थे। अरे अभी बहुत काम है गैराज में। उनके चेहरे पर अब थकान साफ दिखाई देने लगी थी। घर का खर्चा कम कर लिया गया था। बच्चों के लिए तो अच्छा भोजन पका देती ममता, पर उन दोनों के लिए वही रूखा सूखा ही पका लेती। वैसे भी उन्हें कोई और शौक तो थे नहीं, इसलिए दोनों जितना कमाते उसे जोड़कर रख लेते। श्रवण और राम ने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली। ममता और उसके पति ने दोनों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छे से अच्छा पहनाती और उनके सारे शौक भी पूरा करती। बच्चों को अपने माँ बाप की मेहनत का अंदाज़ा तो था, पर वे इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वे अपने पैसे वाले मित्रों के साथ रहकर पैसों को उनके जैसे ही खर्च भी करते। ममता ने या उनके पति ने कभी उन्हें नहीं रोका। माँ 1000 रुपये चाहिए। ममता का कई बार मन होता कि वह पूछे कि इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। 1000 रुपये कमाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर कभी नहीं पूछती। वह चुपचाप उनके हाथों में 1000 रुपये रख देती। माँ मुझे बाइक दिलवा दो, मुझे भी बाइक चाहिए। कितने की आती है? 60,000 रुपये की। ममता चुप हो गई। इतने सारे पैसों की बाइक? माँ कब दिलवाओगी? पिताजी से पूछकर बताऊंगी। ममता ने शायद पहली बार अपने बेटों की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने पति का सहारा लिया था। वैसे तो वह पति से पूछ बगैर ही उन्हें वह चीज़ दिलवा देती थी जिसे वे चाहते थे, पर इस बार मामला बड़ी रकम का था। पैसे तो उसके पास थे, पर अपने पति से पूछे बगैर वह निर्णय नहीं ले सकती थी। उसने रात को पति से कोई चर्चा नहीं की। वह जानती थी वे थके आए हैं। यदि अभी चर्चा की तो वे रात भर सो ना पाएंगे। सुबह बच्चों के चले जाने के बाद उसने अपने पति को बताया था। सुनकर वे भड़क गए। बाइक? उनसे कहो कि हमने पढ़ा लिखा दिया है, अब वे कमाएं और बाइक ले लें। ममता को अपने पति से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। वह शांत रही। मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही तुम देना। अपने पैसे जोड़ कर रखो, कल को काम आएंगे। फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ममता अभी भी चुप थी। वह चाहती थी कि उनके पति की सारा गुस्सा निकल जाए, फिर वह कुछ बोले। देखो ममता, पढ़ाई में हमें जो खर्च करना था हमने कर दिया। अब या तो वे नौकरी ढूंढे या उनसे कहो कि वे गैरेज में आ जाएं और काम सीख लें। उन्हें आपकी गैरेज में काम करने के लिए इतना पढ़ाया लिखाया है। ममता को अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। उसने तो अपने बच्चों के पैदा होते ही सोच लिया था कि वे गैरेज में कभी नहीं बैठेंगे। इसी कारण से तो दिल खोलकर पढ़ाई में खर्च किया था कि वे नौकरी करें। तुमने ही उन्हें बिगाड़ कर रखा है। मेरा बस चलता तो कब की उनकी पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें गैरेज में बिठा देता। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उनसे बोलो वे गैराज पे आ जाएं। ममता कुछ नहीं बोली। उसने अपने पास जमा पूंजी से एक बाइक दिलवा दी थी और दूसरी बाइक के लिए कुछ दिन रुकने को बोल दिया था। पति ने उसे नाराज़गी भरी निगाहों से देखा पर बोला कुछ नहीं। श्रवण की नौकरी तो लग गई थी। वह मुंबई में प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था, पर राम की नौकरी नहीं लग पाई। उसने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। ममता ने दोनों की शादी धूमधाम से कर दी थी। ममता ने दोनों की शादी के बाद ही अपनी सिलाई मशीन को बांध कर रखा। ममता के पति की मृत्यु अचानक ही हो गई। उन्हें गैराज में ही हार्ट अटैक आया और जब तक वे अस्पताल पहुंचाए जाते तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। ममता के सामने अंधेरा छाने लगा था। पति की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई थी। वैसे तो वह बहू को बेटी जैसा ही चाहती थी, पर उसकी बहू उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। बात बात पर डांट तक देती। ममता सब कुछ सहन कर रही थी। उसके पास कोई विकल्प था भी नहीं। एक दो बार उसने अपने बेटे से बहू के बारे में बताया भी, पर उसके बेटे ने भी बहू का ही साथ दिया। माँ, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, अब मर जाओ। हमारे पीछे कब तक लगी रहोगी? ममता सन्न रह गई। जब मौत आएगी तो मर जाऊंगी, पर जब तक मौत नहीं आ रही है तब तक तो जीने दो। ममता ने अपनी साड़ी के आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा था। मौत ऐसे नहीं आ रही है तो रेल के नीचे कट जाओ बुढ़िया, अब की बार बहू ने बोला था। वह चुप हो गई और उठकर बाहर आकर बैठ गई। आज वह अपने ही घर में अकेली थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बहू ने उसे खाना देना बंद कर दिया था। 2 दिन तक वह भूखी रही। मुझे श्रवण के पास मुंबई भिजवा दो। ममता के पास अभी श्रवण का सहारा था। उसे उम्मीद थी कि श्रवण उसे अपने पास अवश्य रख लेगा। राम शायद यही चाहता भी था, इसलिए उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। देखो बेटा, ऐसा मत समझना कि मैं हमेशा के लिए मुंबई जा रही हूँ। जल्दी लौट आऊँगी, इसलिए मेरे किसी सामान को हाथ भी न लगाना। वैसे उसके पास सामान के नाम पर था ही क्या। पिताजी की गैरेज को तो दोनों भाइयों ने बेच ही लिया था और सारे पैसे आपस में बांट लिए थे। मकान ज़रूर उसके पति के नाम पर था। एक संदूक थी जिसमें कुछ साड़ियाँ रखी थी। जेवर तो उसने अपने दोनों बेटों की बहुओं को पहले ही दे दिए थे। जमा पूंजी थी ही नहीं। वह सिलाई मशीन ज़रूर उसके पास था जिसके बल पर उसने अपने बेटों को इतना पढ़ाया लिखाया था। उसे भरोसा था कि यदि उसे कोई बेटा अपने पास नहीं रखेगा तो वह फिर से सिलाई मशीन पर काम करना शुरू कर देगी। कम से कम इतना काम तो वह कर ही लेगी कि अपना पेट भर सके। वैसे उसे श्रवण पर भी भरोसा था कि वो उसे अपने साथ जरूर रखेगा। उसकी नौकरी भी अच्छी थी, उसका वेतन भी अच्छा था। वैसे तो शादी के बाद वह अपनी बहू को लेकर जब से मुंबई गया है उसकी उससे कोई बात नहीं हुई है। राम की बात अवश्य होती रहती है। श्रवण ने उन्हें देखा तो चौंक गया। ममता ने राम को बोला था कि वो श्रवण को फ़ोन करके बता दे कि वो मुंबई आ रही है, वह उसे लेने स्टेशन आ जाए। वो ट्रेन से उतरकर बहुत देर तक रास्ता भी देखती रही थी। उसने तो मुंबई देखा तक नहीं था। वह कैसे श्रवण के घर जाएगी। राम ने श्रवण का पता लिखकर कागज उसे दे दिया था। वहाँ ऑटो वालों को यह कागज दिखा देना, वो तुम्हें भैया के घर तक छोड़ देगा। उस कागज के भरोसे ही वह श्रवण के घर तक पहुँच गई थी। श्रवण उन्हें देखकर चौंक गया था। आप क्यों? राम ने बताया नहीं क्या कि मैं आ रही हूँ? और तू मुझे लेने स्टेशन भी नहीं आया। कितना भटकी हूँ मैं, तब आप आई। ममता तो अपने पूर्वज व्यवहार को ही प्रदर्शित कर रही थी।
वह इतने आवेश में थी कि वह श्रवण के चेहरे पर आ जा रहे भावों को देख ही नहीं पा रही थी। बहू कहाँ है? वह धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गई। ममता को श्रवण के पास रहते हुए 3 दिन ही गुजरे थे। अब आप दिल्ली चली जाओ, मैं टिकट करा देता हूँ। अरे अभी तो आई हूँ, कुछ दिन तो रहने दे। ममता सकपका गई थी। वैसे भी उसे श्रवण का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। बहू तो उससे बात तक नहीं कर रही थी। नहीं, कल तुमको जाना है, श्रवण ने 2 टूक बोल दिया था। अभी नहीं। उसके बोल पूरे भी नहीं हो पाए थे कि उसके गालों पर जोर का चाटा पड़ गया था। वह सकपका गई। श्रवण ने उसे मारना शुरू कर दिया था। वह चुपचाप मार खाती रही। रात को अचानक लॉकडाउन लग गया था। श्रवण को लगा कि कहीं लॉकडाउन के चलते उसकी माँ यहाँ न रुक जाए, इसलिए उसने रात को ही ममता को घर से बाहर कर दिया। ममता जितनी भी घर से निकलने में आनाकानी करती, बहू और बेटा दोनों उसे मारते। थक हार कर वह अपना थैला लेकर रात को ही घर से बाहर निकल गई। ममता पैदल चलकर ही स्टेशन पहुंची थी। उसके पास अब कोई चारा भी नहीं था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। वह बहुत देर तक स्टेशन पर भूखी प्यासी बैठी रही। ट्रेनों की आवाजाही बंद थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता की पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह लग रही थी, पर जो लोग भी सुन रहे थे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी ही संतान इतनी निर्दयी हो सकती है? सभी के सामने एक ही प्रश्न उभर रहे थे। ममता जानती थी कि वह दिल्ली जाएगी तो उसका बेटा राम भी उसे अपने पास नहीं रखेगा, पर वहाँ उसे अपनी सिलाई मशीन तो मिल ही जाएगी, जिसके भरोसे ही अपना पेट भी वैसे ही भर लेगी जैसे उसने अपने बेटों को पढ़ाया था। दोस्तों, एक माँ ने अपने दोनों बच्चों को हर सुख सुविधाओं के साथ पाल लिया था, लेकिन 2 बच्चे भी मिलकर एक माँ का पेट नहीं भर सके। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।